नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद आशा नौटियाल ने विधायक पद की शपथ ली। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उन्होंने आशा नौटियाल को मिठाई खिलाकर पद ग्रहण करने की शुभकामनाएं भी दी। बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्त की है, या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जी अच्छा है। पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं, केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। देखिए, वहाँ केदारनाथ के सभी देवतुल्य मतदाता, वहाँ की देवतुल्य जनता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, मातृशक्ति ने विकास पर मोहर लगाई है। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, आभार व्यक्त करूंगी। और केदारनाथ विधानसभा निश्चित तौर पर यात्रा से जुड़ी हुई है, देवभूमि है। तो सभी लोगों ने यात्रा सुचारू रूप से चले, वहाँ का विकास व्यवस्थित हो, इसमें अपना मत का प्रयोग किया है। मैं सभी का दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली, जल और लोक निर्माण विभाग के तहत चल रही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की योजना का लाभ आम जनता को मिले, इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उत्तराखंड 2024 कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मेडिकल क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित हो रहा जो ये सम्मेलन, इन सभी अवधारणाओं पर और चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है, इन सभी का आपस में आदान प्रदान करेगा। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। दूरदर्शी सोच, दृढ़ संकल्प के साथ हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कितनी सारी योजनाएं आज देखिए देश के अंदर हो रही है। हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, ऐसी ऐतिहासिक योजना, इसको देश की आजादी के बाद पहली बार हमारे देश के अंदर लागू की गई है। या फिर देश के अंदर अनेक मेडिकल संस्थान बनाने हो, एम्स का निर्माण करना हो, या हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की अवधारणा हो, ऐसे निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर लिए गए हैं। आज भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मजबूत बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अभूतपूर्व रूप से कार्य हो रहा है। हमारे देश के चिकित्सकों ने भी भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको धरातल पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं थोड़े दिनों पहले की बात करूं तो हम सबको वो दौर याद है, कोविड का दौर,
इस कोविड के दौर में भारत ने न सिर्फ भारतवासियों के लिए स्वदेशी वैक्सीन बनाई, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देकर भारत के प्रति एक विश्वास का भाव, भारत के प्रति एक विश्व बंधुत्व का जो भाव है, वो भाव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको मजबूत करने का काम किया गया। भाई बहनों, प्रदेश के अंदर भी मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर भी आज हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं के साथ कार्य कर रही है। चाहे उस स्वास्थ्य को जन जन तक आसानी से पहुंचाने की हमारी योजनाएं हों, चाहे नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, या इसी के एम्स के सैटेलाइट सेंटर का जो कि हमारे इसी हल्द्वानी के थोड़े ही पास में रुद्रपुर के पास किच्छा में खुलना हो, या पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित करना हो। हमारी सरकार हर संभव तरीके से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने धनवंतरी दिवस के दिवस पर उसका लोकार्पण किया था, और इसी के एम्स से आज हेली एम्बुलेंस की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। हरिद्वार में ओवरलोड वाहन का मामला सामने आया है। खनन से भरे सरपट वाहन दौड़ रहे हैं, वहीं मिट्टी और बालू से लदे ये ओवरलोड वाहन सामने आ रहे हैं। ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर 24 घंटे सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तेज रफ्तार ओवरलोड वाहनों से दुर्घटनाएं देखी जानी, वहीं प्रशासन ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। हरिद्वार में ओवरलोड वाहन का ये मामला सामने आया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खनन से भरे वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, ओवरलोड वाहनों का ये मामला लगातार सामने आ रहा है और ऐसे में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? देखिए अमन, देखिए जिस तरह से जो है प्रशासन लगातार ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है इनके द्वारा पूरी तरह से जो रोड के जो नियम है उनकी कहने की ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि मैं लखनऊ रोड की बात करूँ तो लखनऊ रोड पर लगातार जिस तरह से ओवरलोडिंग यहाँ पर देखी जा रही है, खनन से भरे जो ओवरलोडिंग चले, तो कहने के हादसों का कारण भी बनते हैं और कई हादसे आए दिन यहाँ पर होते रहते हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद में। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ रोड की जो पुलिस चौकी है फैजपुर, उसके सामने से धड़ल्ले से जो है तेज रफ्तार से यहाँ पर जो है वाहन निकलता है, तो ऐसा में जो कुछ भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा अपनी पुलिस के द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि डीएम हरिद्वार और एसएसपी के द्वारा भी लगातार रोड को लेकर साफ तौर पर संकेत यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जारी भी आदेश दिए गए हैं कि कोई भी जो है ओवरलोडिंग वाहन यहाँ पर ना चले। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से अब तक हादसे इस महीने में देखे गए, कहीं ना कहीं 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, तो ऐसा में जो है प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर कुंभकर्ण की नींद में, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी जो है ओवरलोडिंग वाहनों पर जो शिकंजा कसने की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से इसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। और जो सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं कि जो भी इस तरह के वाहन ओवरलोडिंग वाहन उन पर जो है कहने की शिकंजा प्रशासन कसे, लेकिन अमन इस तरह की कोई भी कार्रवाई हरिद्वार में भी होती हुई नहीं नजर आ रही है। अमन, ऐसे में विकास, प्रशासन की किस तरीके से यहां पर गलती मानी जाए, क्योंकि 24 घंटे इस तरीके से वाहनों का दौड़ना और वो भी मिट्टी और बालू से लदे हुए, तो ऐसे में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड में भी जैसा कि देखा गया है कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की किस कदर ये लापरवाही मानी जा सकती है? देखिए अगर लापरवाही की बात करें तो मन लगातार जिस तरह जो क्षेत्रीय अधिकारी है या फिर जो क्षेत्रीय पुलिस है कहने के अंकुश लगाने में यहाँ पर नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि अगर आज हम बात करें दिन की या फिर रात की, लगातार ओवरलोडिंग के जो वाहन है उनकी तेज रफ्तार यहाँ पर देखी जा रही है। और क्योंकि कई हादसे जो लखनऊ रोड पर यहाँ पर हो चुके हैं, कई लोगों ने यहाँ पर अपनी जान भी यहाँ पर गंवाई है, लेकिन इसके चलते प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती दिख रही है, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है वो भी लगातार इस पर जो है विरोध जताते हैं कि ओवरलोडिंग वाहनों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे, लेकिन इस तरह की कोई भी अंकुश लगाने की जो अभियान है, या फिर हम आईसीओ की बात करें या फिर हम तहसीलदार की बात करें,
इन पर किसी प्रकार का तहसीलदार के द्वारा कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाता है, क्योंकि और बड़ी बात तो यही कि मतलब पुलिस चौकी के सामने से जिस तरह से जो डंपर है, जो ओवरलोडिंग वाहन है वो जी। निकलते हैं, पुलिस के द्वारा भी कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के हौसले भी बुलंद है और प्रशासन भी पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद यहाँ पर दिखाई देता हुआ यहाँ पर दे रहा है। तो ऐसे में एसएसपी हरिद्वार के द्वारा भी लगातार इस पर आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी इस तरह के वाहन या फिर ओवरलोडिंग वाहन है उन पर पूरी तरह से अंकुश यहाँ पर लगाना चाहिए, कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन है वो भी किसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर नहीं करता है। क्योंकि अगर आज हम दिन की बात करें, दिन में भी आप साफ तौर पर वीडियो में आप देख सकते हैं, साफ तौर पर जो ओवरलोडिंग वाहन है कैसे देहात क्षेत्र में निकल रहे हैं, तेज रफ्तार वाहनों की यहाँ पर देखी जा रही है और लगातार जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनकी भी यहाँ पर तेज रफ्तार देखी जा रही है। और ओवरलोडिंग इसमें इतना है कि जिस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो हादसों का कारण जो बनते हैं, जो खनन से भरे जो ओवरलोडिंग वाहन है उनके टायर फट जाते हैं, ऐसे में कई हादसे लक्ष्य रोड पर यहाँ पर हुए हैं, लेकिन अभी भी किसी तरह का कोई भी अंकुश प्रशासन के द्वारा यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा। और चूंकि डीएम हरिद्वार के द्वारा भी इसमें लगातार आदेश जारी किए गए कि जो अवैध खनन या फिर अवैध खनन से भरे जो ओवरलोडिंग वाहन है उन पर भी कार्रवाई की जाए, लेकिन स्थानीय जो प्रशासन है इस पर कार्रवाई करने की कोई भी हिमाकत नहीं उठा रहा है। अमन, मिट्टी और बालू से लदे ओवरलोड वाहन सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी के लिए। तेज रफ्तार ओवरलोड वाहनों के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तराखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को बढ़ावा देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में उत्तराखंड के लोग कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा के साथ साथ यहां के खान पान को भी बढ़ावा दें। उसके बाद राज्य मंत्री मधु भट्ट ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने इस पर क्या कुछ कहा वो सुनिए। संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश यहाँ के उत्तराखंड की जो बोली भाषा है, यहाँ का रहन सहन, खान पान को एक अलग विश्व पटल पर जो पहचान मिलनी चाहिए, यहाँ के युवाओं को जोड़कर हम पूरी यहाँ की जो भाषा है उसमें कार्यशालाएं आयोजित कर रहे हैं और इसको गांव-गांव स्तर पर जो है हम भाषाओं का जो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, उन भाषाओं में जो हमारे जो लोक जो नृत्य हैं और जो नाटक हैं, जो हमारी जागर शैली है उसको उसका प्रस्तुतिकरण जो प्राचीन समय से होता रहा है उसको ही, उस नई विधा को हम युवाओं के साथ जोड़कर स्थान स्थान पर करने जा रहे हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, अब वो जो देव संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो और यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और यहाँ के जो स्वरोजगार से भी उस संस्कृति को जोड़ा जाए। उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। आईपीएस और पीपीएस के अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद आईपीएस, पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। उत्तराखंड शासन की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उनमें 13 आईएएस, 3 पीसीएस और 3 सचिवालय सेवा के अधिकारियों का तबादला किया गया है। उत्तरकाशी की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने उत्तरकाशी पुलिस कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला। राज्य गठन के बाद वह जनपद उत्तरकाशी की 19वीं तथा महिला पुलिस अधीक्षक हैं। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में बाबा काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पर जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा कि निकाय चुनाव के राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 102 नगर निकायों में मतदान की प्रक्रिया होनी है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार है। उत्तराखंड शासन से जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल का जिक्र आते ही वह हादसा जरूर याद आता है जब 17 दिन तक 41 श्रमिक सुरंग के अंदर फंसे रहे। उत्तराखंड की धामी सरकार के अलावा देश विदेश की तकनीक और एक्सपर्ट 41 श्रमिकों की जान बचाने के लिए दिन रात डटे रहे थे। आखिरकार 17 दिन बाद 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और यह हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस हादसे को अब 1 साल पूरा हो गया है। वहीं कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने सिलक्यारा टनल हादसे के 1 साल पूरे होने पर कई प्रश्न उठाए। कहा कि टनल हादसे पर सरकार उदासीन है और आज भी उस टनल को बंद रखा गया है।
देखिए तिलक्यारा जो सुरंग हादसा हुआ उसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं देख रहा था समाचार माध्यमों से, मुझे मालूम चला था कि वहाँ पे जो मशीनें अभी भी सुरंग के अंदर है। वहाँ पे कोई जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है? ना केंद्र सरकार ने कोई नीति बनाई है, ना राज्य सरकार ने कोई बनाई है। अब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। हालांकि काम शुरू होने की बात कर रहे हैं दोबारा से, लेकिन कोई भी वहाँ पे कर्मचारी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने अभी भी कोई ऐसे कोई व्यवस्था नहीं करी है कि आगे इस प्रकार की जो हादसा है इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। सरकार को इन हादसों से सबक लेना चाहिए था और जो हमारे कर्मचारी है उनकी रक्षा के लिए कोई कदम उठाने चाहिए थे। निश्चित तौर पे उसमें कर्मचारी भी सेफ रहते और उनको रोजगार भी मिलता। सरकार को पहले इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। हादसा वाकई बड़ा हिला देने वाला हादसा था और जिस तरह उसमें रेस्क्यू की तत्काल व्यवस्थाएं बनाई गई, सरकार ने अपना तुरंत एक्शन लिया, मुख्यमंत्री भी वहां उस समय मौके पे पहुंचे, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। कई जानें बचाई गई। अब चूंकि आप जानते हैं पहाड़ की स्थितियां बड़ी विषम हैं और ऐसे में दोबारा काम को शुरू करने की कोताही करना हो सकता है वो नुकसानदेह हो जाए। इसलिए जो एक्सपर्ट्स इसमें लगे हैं टीम, उनकी जब तक पूरी तरह रिपोर्ट नहीं आ जाती, हमारा मानना है कि टनल का काम तब तक ना ही शुरू हो जब तक उसका पूरी तरह विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी आवश्यक है कि विकास कार्य रुकना नहीं चाहिए, इसलिए जितना यथाशीघ्र संभव हो उन्हें अपने इस निर्णय पे पहुंचना होगा। कहाँ कमियां रह गई उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है और आगे के कामों को बढ़ाते समय ध्यान रखना होगा कि इस तरह के हादसा की पुनरावृत्ति ना हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करण माहरा ने कहा कि कोविड समय में जिन लोगों ने सरकार की एजेंसियों के लिए ढलान का काम किया, उनके पास आज तक बिल पास नहीं हुए हैं। सरकार ने कई ऐसी जगहों को खुर्द-बुर्द करने का काम किया जिससे राज्य के राजस्व को खासा नुकसान हुआ है। इसके लिए उन्होंने भू कानून को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला। बस यूनानी दवाइयों का निर्माण ये कंपनी वर्तमान में कर रही है और इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 5000 लोगों की आजीविका, जिसमें लगभग 1200-1300 के आसपास इसमें कर्मचारी हैं। उसके अलावा ऐसे काश्तकार, ऐसे लोग जो वहां के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहां करके अपनी जीवन आजीविका चलाने का काम करते हैं। एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें बीजेपी ने एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार की अकेला उपक्रम है ये IMPCL, जो दवाइयों का निर्माण कर रहा है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी दवाइयों का। इसके निजीकरण के लिए बीजेपी के नेता श्री रामलाल और उनके भांजे के ऊपर, जो संजय गुप्ता है, उनके ऊपर कंपनी में काम करने वाले या निगम में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग 4 या 5 दिन पहले, वहां के जो डीजी हैं उनके साथ संजय गुप्ता जी वहां पहुंचे और जिसका भारी विरोध वहां के कर्मचारियों ने किया। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, उस गाड़ी के नंबर से उन्होंने उसको पहचानने का काम किया और कंपनी के लोगों का कहना है कि संजय गुप्ता जो हैं वो 20 सेल कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, इसमें कन्विक्शन रेट इज एज हाई एज 81%। व्हाट्सएप चैटबोट एंटी ड्रग हेल्पलाइन जिसका नाम है सेफ पंजाब, भगवंत सिंह मान जी ने इसीलिए लॉन्च करी थी कि लोगों को हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। 457 पे एक्शन भी लिया जा चुका है, जैसे कि रेड करना उनके घर पे या फिर FIR करना।
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨमेंट ਦਾ फर्ज बनता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम सेफ पंजाब, एंटी ड्रग हेल्पलाइन एंड व्हाट्सएप चैटबॉट। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, फार्मेसी, टीकाकरण कक्ष, पैथोलॉजी, एक्सरे कक्ष की व्यवस्थाएं देखी। वहीं उन्होंने चिकित्सालय में दवाई काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही बाहरी दवाई लिखने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात कही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, फार्मेसी, टीकाकरण कक्ष, पैथोलॉजी, एक्सरे कक्ष की व्यवस्थाएं देखी। वहीं उन्होंने चिकित्सालय में दवाई काउंटर बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही बाहरी दवाई लिखने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात कही। जिलाधिकारी सविन बंसल पचवादून पहुंचे, जहां उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा लिया। साथ ही विकास नगर उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की। देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए। आम आदमी की जो सर्विसेज की एक्सेस है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो, प्रमाण पत्र हैं, हमारे ब्लॉक से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाज कल्याण से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पूरी तरह से मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, उसका सुगमता क्या है। मसूरी में प्रशासन की ओर से मसूरी को जाम मुक्त किए जाने को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में पार्किंग निर्माण को लेकर विकल्प को तलाशा जा रहा है। इसी तहत लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस, नगर पालिका मसूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क किनारे पड़े खाली जगह को चिन्हित किया गया, जिससे कि वहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। जिलाधिकारी देहरादून व उप जिलाधिकारी मसूरी के दिशा निर्देशन में मसूरी शहर में यातायात का सुचारू रूप से संचालन हेतु पार्किंग के लिए कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क करने का स्थान मिल सके एवं यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पिक्चर पैलेस पे हमारा रोडवेज का बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वहाँ रोडवेज का स्थान और टैक्सी यूनियन का अलग अलग स्थान चिन्हित है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।